तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एनीबॉडी कैन सॉल्व, जो कि पहले था अब मैथ मैजिक है। तो बस नेम को मैंने टैगलाइन बना दिया है एनीबॉडी कैन सॉल्व, और चैनल इज़ द मैथ मैजिक। तो आपको पता है कि मैं काफ़ी दिन से इनएक्टिव होने के बाद फिर से चैनल शुरू किया है, एंड विद द डेडिकेशन कि आई विल अपलोड वीकली एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोज़ रिलेटेड टू मैथ एंड साइंस, मेनली इन फिजिक्स। तो हाँ, तो एक्चुअली आज मैं बिहार यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड किया कि फिजिक्स का कुछ सेट्स का मैं वीडियो जो है सो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उससे पहले मेरा ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि हाउ आई यूज टू टीच, एंड इज दैट समथिंग लाइक यू लाइक माई टीचिंग और नॉट। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो देखना है और बताना है कि I should continue or not. Means I will really appreciate your feedback. ओके, तो ये शुरू करने के पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि मेरी एक स्टूडेंट थी व्हेन आई यूज्ड टू टीच बिफोर माय जॉब। तो एक्चुअली आई एम सिस्टम इंजीनियर राइट नाउ। तो उस और ये मैं एक्चुअली वीकेंड्स में ये वीडियो शूट करता हूँ। ओके, एंड ये एक चीज़ क्या है कि उनकी उनके साथ मेरी बात हुई। वो मेरी स्टूडेंट थी और काफ़ी अच्छा लगा कि उनका चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो उनके साथ मेरा एक काइंड ऑफ कोलेब्रेशन हुआ अबाउट द फिजिक्स। शी टोल्ड मी लाइक, वुड यू लाइक टू टीच फिजिक्स फॉर द ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड और नॉट। तो मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई दैट, एंड अगर व्यूअर्स को पसंद आएगा देन आई विल कंटिन्यू। तो मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो एक टॉपिक पे बना रहा हूँ जो कि आपके मुझे सिलेबस भेजा गया, और मोर और लेस सिलेबस इज सेम लाइक द इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इट वाज इजी टू जस्ट कवर अप द टॉपिक्स, एंड लाइक मैं फर्स्ट टॉपिक जो है सो आपके फर्स्ट सेट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। I will explain the theorem, logic, and whatever the concept in that. I will really appreciate your feedback. So please feel free to give your open feedback and the honest feedback, I would say. Okay. तो लेट्स हैव अ स्टार्ट, एंड अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा और हमारे मैं ज़्यादा नहीं, बस मुझे 200 300 या 100 भी अगर लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप कंटिन्यू करें, तो आई विल रियली हैप्पी टू स्टार्ट दिस जर्नी विथ यू ऑल। ओके, चलिए तो लेट्स हैव अ स्टार्ट, एंड ये मेरा 101 जो है सो वीडियो है। तो हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो है सो इसको सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें हमको, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले क्या है, पूछ रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम सिंपली क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या है लिखेंगे कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन, ठीक है। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। ओके, सी द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, okay, the divergence of a vector field simply measures how much the flow is expanding at a given point। okay, simply लिखेंगे divergence of a vector field simply measures how much the flow is expanding at a given point। ठीक है, it does not indicate in which direction the expansion is occurring। okay, hence divergence of a vector is a scalar क्वांटिटी। क्यों है भाई एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या सिंपली मेजर्स द हाउ मच फ्लो एक्सपेंडिंग एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो एक्चुअली इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। लेट से कि हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, ये कोई हमारा एक 3D सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, एक 3D
मान लीजिए कि सरफेस मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सिंपली मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है या समथिंग है जो हमारा एक फील्ड जो है सो जनरेट कर रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ अच्छे से। ठीक है, तो है ना, तो क्या है कि अब किसी भी पॉइंट पर इस क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पी, मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, वहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिंग, जो है सो एक्सपेंडिंग, जो भी एक्सपी एक्सपेंड कर रहा है ना, तो एट ए गिवन पॉइंट पी, ओके, सिंपली क्या बता रहा है कि एज ए गिवन पॉइंट पी पर इसका एक्सपेंशन जो है सो किधर है, सिंपली मेजर्स द हाउ मच फ्लो इज एक्सपेंडिंग एट अ गिवन पॉइंट, हाउ मच, मतलब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, सिंपली अगर हिंदी भाषा में समझाएं तो। ठीक है, इसी को आप लोग इंग्लिश में लिख लेना है, simply divergence of a vector simply measures how much the flow is expanding at a given point, how much फ्लो इज एक्सपेंडिंग एट अ गिवन पॉइंट, एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए ये सब चीज दिमाग में, बहुत वीआईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए हम जो है सो इसको लिए हैं। सिंपली क्या है कि एट गिवन पॉइंट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो है सो निकल जा रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ अ क्या नाम है इसका, वेक्टर सिंपली। ठीक है, अब मतलब फ्लो यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ्लो मतलब क्या, किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे चूंकि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर को हमको किसको गॉस लॉ चूंकि साथ में पूछा हुआ है, तो उसी के साथ रिलेट करके ना भाई एग्जांपल देंगे, कि कोई दूसरा चीज देने का क्या मतलब बनता है। ठीक है, ईएमटी चैप्टर का ये टॉपिक है ना, तो सिंपली क्या बोलता है कि एगो क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डज नॉट मैटर, कोई भी फील्ड है, कुछ भी है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं कि वहां से जो है सो वो निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर सिंपली मेजर्स हाउ मच फ्लो इज एक्सपेंडिंग एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, इट डज नॉट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन, हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहला बात क्लियर हो गया, और जितना प्रूफ है थ्योरम है वो तो अभी हम लोग अभी पढ़वे करेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम सिंपली। चलिए गॉस थ्योरम लिखना शुरू करिए। अब आपको हम इस तरह से कोशिश करेंगे पढ़ाने का ना, कि यहाँ से निकलने का तो मेरा एक एक चीज आपके दिमाग में जो है सो घुस जाएगा और सीधा वहां जाके लिख देना है। ठीक है, गॉस थ्योरम लिखिए क्या कहता है, तो गॉस लॉ स्टेट दैट, अब हम लिख ही देते हैं थोड़ा, गॉस लॉ स्टेट दैट, ठीक है, एक सेकेंड, ये मैं लिख के आपको जो है सो वीडियो ऑन करता हूँ फिर से। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो देखिए गॉस थ्योरम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या बोलता है, गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोला, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय प्रिमिटिविटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू जो है सो हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो है सो रहता है। इसको हम लोग ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, इनकेस अगर इस पर नोमेरिकल पूछेगा तो उसमें ये सब काम आता है। ठीक है, तो गॉस लॉ स्टेट है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर देखिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है सो हम ट्राई किए हैं यहाँ पे लिखने का, सीधा अगर फॉर्मूला याद है, अगर क्यू फ्लक्स को हम लोग फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाई, क्या बोलते हैं, फाई, फाई बोलते हैं, है ना, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है तो ई लिखेंगे, और फाई बी हो गया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, बात समझिएगा। अच्छा, दूसरा ये भी लिख सकते हैं, द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब थोड़ा ये फिजिकल टर्म सब यूज होने लगा यहाँ। ठीक है, इस पर थोड़ा ज्यादा नंबर मिलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस
of any space is equivalent to 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught times total amount of charged content within that surface। यह प्योरली आपको जो है सो क्या बोलते हैं इसका, मतलब ये असली टाइप का समझिए कि ये आपको डेफिनेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q3 है ना, Q3 है, यहाँ Q4 है, ठीक है। तो यहाँ ये सब मान लीजिए टोटल यहाँ पर अंदर ये क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस है। क्या है? क्लोज्ड सरफेस। कभी कभी इसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये एक्चुअली अगर याद रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो सिंपली क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह आउटवर्ड करेंगे, क्योंकि क्या है, अगर अंदर में चार्ज है तो फ्लक्स जो है सो बाहर निकलता हुआ ना रहेगा। तो फ्लक्स की जगह अगर थोड़ा सा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें, अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही लिखेंगे, अगर चार्ज अंदर में इंक्लूडेड है तो सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ही देख रहे हैं। थ्रू एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लोज सरफेस। यहाँ पर क्या लिख दिए? क्लोज सरफेस ऑफ एनी स्पेस। एनी स्पेस कहने का मतलब जरूरी नहीं कोई स्फीयर का हो, कोनो टाइप का ऐसे 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 कोनो आकृति खींच दीजिए। तो क्या है, थोड़ा फैंसी बना रहे हैं, ठीक है। बस क्या है कि झुमका झुमका टीका थोड़ा सा मेकअप हो रहा है इसमें, आपको कुछ नहीं है, ठीक है। इज इक्विवेलेंट टू, भाई क्या है? फ्लक्स से तो इक्वल टू, ऊपर में क्या लिख रहा है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर लिख रहा है टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी स्पेस, ठीक है। तो बात क्या है? सेम है, क्लोज सरफेस किसी स्पेस का ना होगा जी, ठीक है। इज इक्विवेलेंट टू मतलब इज इक्वल टू, है ना, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अच्छा, एक बात बताइए, तो इसको हम 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कहें या डिवाइडेड बाई प्रिमिटिविटी या एप्सिलॉन नॉट कहें, बात बराबर नहीं है क्या? ठीक है, जैसे 2/4 है तो इसको हम 2 गुने 1/4 बोले या 2 डिवाइडेड बाई 4 बोले, बात बराबर है, वही चीज है। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ ऊपर में क्या बोल रहा है? खाली चार्ज। यहाँ पर क्या बोल रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज contained within that surface, ठीक है, contained within that surface। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यही दोनों दोनों केस में कहने का क्या मतलब है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपली बात हो गया खत्म, है ना। अब इसी का प्रूफ जो होता है सो हम लोग गॉस लॉ में करते हैं, ठीक है। देखिए, तो आप एकदम खुल के हमको बताइएगा कि हमको इस से रिलेटेड आगे वीडियो कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो बहुत आपका जो है सो हम आभारी रहेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग अब इसका थोड़ा सा 2 मिनट का मात्र जो है सो अब इसमें कॉन्सेप्ट बचा है, ठीक है। जितना समझाना था ऊपर में हम आपको समझा दिए हैं। देखिए, चलिए अब हम शुरू किया जाए इसको। मान लीजिए भाई ये कोई भी टाइप का सरफेस है, ठीक है, समझिएगा बात को, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जिसमें आपको पता है कि क्या आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से जो है सो, ठीक है भाई, तो इधर से अपना क्या है, 10 मैंने इस तरह से अपना फील्ड सब जा रहा है। तो कोई एगो फील्ड जो, अच्छा इसको सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ही हम कोई सरफेस ले लिए हैं। क्या है? एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड कोई भी टाइप का सरफेस है, उसमें हम अपना एगो कोई छोटा सा पार्ट ले लिए हैं। इसको हम लोग क्या बोले? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम छोटा सा पार्ट है।
इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डीएस वेक्टर ले लेते हैं। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया पूछेंगे कि भैया आप वेक्टर काहे ले लिए, तो स्केलर क्वांटिटी, इसमें कहाँ से दिशा आ गया एरिया में। तो देखिए थोड़ा फिजिकल टर्म को समझिए, है ना। यहाँ पर होता क्या है ना दोस्त, कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, सिंपली हमको समझना है, जो फ्लक्स होता है ना, जो फ्लक्स होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन बिटवीन सॉरी, डॉट प्रोडक्ट इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये क्या बोलते हैं इसका, एरिया वेक्टर। अच्छा, एरिया वेक्टर इज नथिंग बट सी, देखिए कैलकुलेशन के लिए क्या करता है, अगर हम थोड़ा सा आपको, हम यहाँ पर एक फोटो छोटा सा बना के दिखाएं, तब आपको असली हमको लगता है कि समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा एरिया है, राइट। तो देखिए फ्लक्स में मतलब क्या है, कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू सम एरिया, है ना, सम एरिया। तो एरिया क्या है, इसका जो भी एरिया होता है ना, इस सरफेस की एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी वेक्टर होता है। ठीक है, एक इमेजिनरी वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। area vector is nothing but a imaginary vector we can consider which is perpendicular to that surface, and its magnitude is nothing but the area of that particular सरफेस। अगर मान लेते हैं कि ये एल और बी लेंथ ब्रेथ का जो है सो प्लेन है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया को मान लीजिए कि यहाँ पर एस लिखते हैं, तो ए बी हो गया, है ना, एल बी, सॉरी एल बी हो गया। वेक्टर अगर कहेंगे तो भाई पूछेगा कि कैसा वेक्टर, एरिया वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर है, कोई बात नहीं, इस पर एक टोपी, तीर का टोपी पहनाइए, और यहाँ पर इसका बोल देंगे क्या, कि ये जो एरिया वेक्टर है ना, ये जो एरिया वेक्टर है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, एल बी। एल बी मतलब क्या, एरिया ऑफ दैट पार्टिकुलर प्लेन। तो ये इमेजिनरी, इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो भाई फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, जरा बताइएगा, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट, डॉट प्रोडक्ट विथ क्या, फ्लक्स इज नथिंग बट, अच्छा फ्लक्स क्या होता है, सिंपली क्या है, द फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, है ना, बात समझ में आ रहा है। फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए सरफेस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा सा इससे पहले वाला जो चीज अभी हम फ्लक्स क्या बोले हैं, नंबर ऑफ, फ्लक्स क्या है, चलिए थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सिंपली क्या होता है, नंबर ऑफ, अगर मन करे थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, साइड में एगो लाइन पार के इसके बारे में लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक के लिए होगा तो मैग्नेट, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक के फील्ड लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग, पासिंग थ्रू, थ्रू passing through a surface, surface in a given amount of time, in a given amount of time। सिंपली हो गया भाई। तो इसका हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है ना। तो सिंपली इसका भाई याद रखिएगा, थोड़ा सा चीज हम हल्का सा बता दे रहे हैं। ये क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी बार बार क्रॉस निकल जा रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट, देखिए 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 ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू फॉर, पासिंग थ्रू ए सरफेस इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। कोई डायरेक्शन का बात हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। डायरेक्शन का बात भाई जब नहीं हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, स्केलर ना होगा। स्केलर हमेशा क्या होता है, डॉटे प्रोडक्ट ना होता है। तो इसीलिए फाई ई हो जाता है क्या, फाई ई क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट प्रोडक्ट जो है सो हमारा along with the
एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या है उसके लिए हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है, दोनों के बीच के कॉस थीटा, दोनों के बीच का कॉस थीटा है ना। तो इसलिए जो है सो क्या है, जहां थी है ना, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है भाई, कॉसे थीटा ना होता है, ये कॉस थीटा, और थीटा को होगा ई और इस के बीच में जो एंगल बनता है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर हम फाई ई लिखें तो ई इंटू, यहाँ तो ये भी लिखना जो है सो क्रॉसो लिखना इसमें जो है ना सो अति है, तो सिंपल ई एस, ई डॉट एस डॉट कॉस थीटा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आप बात समझ में आ रहा है, फ्लक्स कितना है, एरिया वेक्टर कितना अच्छा से समझा दिए। एरिया वेक्टर एक इमेजिनरी वेक्टर होता नहीं है, एरिया कभी वेक्टर होता ही, तो हम लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक इमेजिनरी वेक्टर क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक अगर दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट जो है सो एक क्या बोलते हैं इसका, कॉस थीटा आता है, ये कॉस थीटा मतलब क्या, एक हमारा डॉट प्रोडक्ट है ना। तो चूंकि कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए उसको फिजिकल टर्म देने के लिए हम लोग एक, अरे अच्छा, एस कॉस थीटा इंटू एस कॉस थीटा, अच्छा इसको क्या करते हैं कि इसको ना कॉस थीटा को हटा के एगो डॉट लगा देते हैं, ताकि थोड़ा फिजिकल टर्म आ सके, है ना। और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उस एरिया को क्या करते हैं कि एगो इमेजिनरी वेक्टर मान लेंगे, और उस इमेजिनरी वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो है सो उस सरफेस के एरिया के बराबर होगा। जो उसका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन तो देना ही है, उस एरिया के परपेंडिकुलर कर देंगे, तो हमारा ये दोनों टर्म जो है सो यहाँ से एक मैथमेटिकल टर्म एक फिजिकल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, कितना आसान है। तो अगर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सिंपली ये ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज नथिंग बट द फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जो है सो पास कर जा रहा है एक पर्टिकुलर सरफेस से, दैट इज नथिंग बट द फ्लक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब अगर हम आपको बताएं, और आपको हम बताएं तो आप समझ रहे हैं, ये कुछ यही टॉपिक है, ठीक है, ये कुछ फ्लक्स से ही रिलेटेड ये ऊपर में आपको पूछा गया है, ठीक है, समझ में आ गया बात अच्छे से, है ना। तो ये दोनों चीज, फ्लक्स और ये जो है ऊपर में, ये दोनों का अगर अगर आपको एक चीज याद है तो दूसरा चीज जो है सो याद करने का उतना जरूरत नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट जो है सो सेम ही है, ठीक है। ये बहुत ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम इसको कितना आसानी से जो है सो अब हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं कि भाई जो फ्लक्स होता है वो 1/q/ε0 होता है। चलिए, अब अगर चार्ज q है, आपको पता है यहाँ चार्ज q है ना, तो एट पार्टिकुलर, अगर मान लेते हैं क्या कि ये पॉइंट जो है, ये तो लाल पीला का जो है ना अलग लफड़ा है इसमें भाई, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है, इस सरफेस पी जो जहां माने हैं उससे ये आर डिस्टेंस पे है, सिंपली यहाँ पे हमारा क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हटाइए, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, है ना। और ये जो सरफेस पी माने हैं, ये भाई साहब हमारा कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई ε0, क्या होगा, 1/4 Q/R स्क्वायर, ठीक है। ये याद आ रहा है ट्वेल्थ कुछ है कि यहाँ पर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो 1/4 पाई ε0 Q/R होगा। बात समझ में याद आ गया, ठीक है। चलिए, याद आ गया तो अच्छा बात है ना, ठीक है। अब चलिए, हमको पता चल गया कि ये है। अच्छा, अब मान लेते हैं लेट द लेट द क्लोज्ड सरफेस इज ए स्फीयर। चलिए, मान लेते हैं कि जब क्लोज सरफेस का बात कहिए रहा था, हम स्फीयर मान लेते हैं। तो जब स्फीयर भाई मानिएगा तो इस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए क्या बोले थे, इस एक ऐसा वेक्टर होगा जो उस सरफेस के एरिया के बराबर होगा।
आपको नहीं लगता है कि 4 पाई r² हो जाएगा? अगर r रेडियस का अगर हम सरफेस लेट्स द क्लोज फॉर स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, तो इस सरफेस क्या हो जाएगा? 4 पाई r²। तो हमारा फाई ई जो है, जो मतलब फ्लक्स है, वो क्या होता है? ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब ये ना ऊपर में बताए हैं, क्या बताए हैं देखें, कि इसीलिए कहे थे कि लास्ट में साइड में मन करेगा तो कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा, तो आपको ये पक्का हो जाएगा कि हाँ लड़का जो है सो एकदम रटे उटे हुआ नहीं है, फुल्ली कॉन्सेप्चुअल इसको मालूम है, ठीक है ना। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा। अब बताइए भाई, फाई ई का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एस का वैल्यू क्या है? 4 पाई r²। ओहो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे भाई, इंटू Q/r², ठीक है। इसके साथ किसका गुना होगा? इसका 4 पाई r² का, इंटू कॉस थीटा तो जो है सो है ये है। चलिए इसको थोड़ा सा रंग चेंज करके समझा देते हैं, है ना। इसको लिए ग्रीन, इसको किए इधर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई? ये वाला पार्ट है। एस क्या है भाई? 4 पाई r² है। और कॉस थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो अगर हम इस स्फीयर को ये मान लिए हैं, समझिए बात को, अगर ये स्फीयर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर Q मान लेते हैं किसी भी सरफेस पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका जो सरफेस है, ये भी जो, अगर इसके कोई, अगर हम एक पार्टिकुलर टुकड़ा लें और परपेंडिकुलर डालें, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर करके जो आएगा, वो दोनों क्या होगा? एक ही लाइन पर होगा। इन द केस ऑफ स्फीयर, इन द केस of sphere, angle between E and A is 0। अगर क्लोज्ड सरफेस के लिए ट्रू है, अगर हम यहाँ पे क्यों स्फीयर माने हैं, अगर ये ऊपर वाला थ्योरम किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए ट्रू है, तो हमारे लिए स्फीयर के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। तो क्या हो गया आप बताइए कि एंगल ये हो गया 0, है ना। तो यहाँ फाई रहने दीजिए, है ना। फाई मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, तब अब क्या होगा? काटना शुरू करिए। 4 पाई r² से ये 4/r² चला गया। चलिए यहाँ पर क्या बच जाएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए कि थीटा बराबर क्या है? 0 है। तो क्या हो जाएगा? इंटू cos 0, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। तो बराबर क्या हो गया? फाई ई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया हमारा प्रूफ? अब बताइए, देखिए आपको हम एक एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छा एक बात बताइए, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में हमारा आंसर लिखाएगा वहाँ? अब थोड़ा हम इधर टेढ़ा टेढ़ा लिखे हैं, तो वहाँ आप सीधा सीधा लिखिएगा ऑब्वियसली। बताइए कौन ऐसा, अब शायद ही कोई टीचर होंगे जो इतना फोटो, इतना कॉन्सेप्ट और इतना वैल्यूज और इतना डेफिनेशन देख के शायद ही आपको नंबर ना दे। कितना परफेक्टली मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। अब फीडबैक आपको बताना है कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट। सो एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आज जो है सो चूंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का दो रीजन था, ठीक है। एक तो आज छठ महापर्व है, तो काफ़ी आपको पता है कि बिहारी होने के नाते जो है सो कितना टाइट शेड्यूल होता है हम लोगों का। एटलीस्ट फिर भी एज पर लाइक माई कम्युनिकेशन विद द सुप्रिया एजुकेशन हब चैनल, कि I should release one video today as a demo purpose. So I would really appreciate if you give your open and honest review for me. So thanks so much for the watching, and guys please support my channel. Okay, yeah. So thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.